हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ट्विंकल तिवारी। आज हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये पार्ट 2 होने वाला है एचटेट स्टूडेंट्स के लिए, यूपीएससी ईपीएफओ के स्टूडेंट के लिए। सो लास्ट वीडियो में हमने 11 प्रिंसिपल डिस्कस कर लिए थे। अभी हम नेक्स्ट प्रिंसिपल्स को देखेंगे और आज के टॉपिक ये रहने वाले हैं। कुछ प्रिंसिपल बचे हुए वो पढ़ेंगे, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। 12th प्रिंसिपल है अपना कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी हम फिक्स्ड असेट लेंगे, जो भी हमारा असेट होगा, फिक्स्ड असेट होगा, उसको हम हिस्टोरिक वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। हिस्टोरिक वैल्यू क्या होती है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। लेट्स से मैंने 2015 में एक लैंड परचेज की थी। मान लेते हैं उस वक्त उसकी कॉस्ट थी 2 करोड़ रुपए। तो इसको मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में इसी प्राइस पर लिखूंगी। अगर मैं आज भी अगर अकाउंटिंग कर रही हूँ, जब मैं अपना बैलेंस शीट बनाऊंगी तो मुझे अपना असेट बताने होंगे कि मेरे पास कितने असेट हैं। तो आज की डेट में भी, आज 2024 है, तो आज भी मैं इसको रिकॉर्ड करूंगी तो 2 करोड़ रुपए पर ही रिकॉर्ड करूंगी। हालांकि इस लैंड की वैल्यू आज इंक्रीज होकर मान लेते हैं 50 करोड़ रुपए हो गई है, लेकिन फिर भी मैं इसको 2 करोड़ पर ही रिकॉर्ड करूंगी। हिस्टोरिक कॉन्सेप्ट कहता है कि फिक्स्ड असेट को उसके हिस्टोरिक कॉस्ट पर रिकॉर्ड करने वाले हैं। हिस्टोरिक कॉस्ट वो जिस कॉस्ट पर हमने उसको परचेज किया था, और ये कॉस्ट तब तक चलेगी तब तक हम उसको सेल ना कर दें। लेट्स से मैंने आज इसको सेल कर दिया, जब मैं सेल करूंगी तब इसकी एक्चुअल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू लिखी जाएगी। अदरवाइज जब तक ये सेल नहीं हो रही है, तब तक ये मेरे बिजनेस में है, तब तक उसकी हिस्टोरिक कॉस्ट रिकॉर्ड की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं अपन अब। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट या फिर वेरीफाइबल कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको बैक करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी जिसका हमारे पास प्रूफ होगा। प्रूफ बोले तो या तो हमारे पास उसकी इनवॉइस होगी, या फिर हमारे पास उसकी रिसिट होगी, या फिर हमारे पास उसका बिल होगा। ठीक है, उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिनको कौन बैक कर रहा है उसके। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। मैंने एक मशीन परचेज की और उसकी कॉस्ट थी 50,000 रुपये, और मेरे को उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मिला, इनवॉइस, बिल मिल गया मुझे उसका। और क्या होता है कि मुझसे वो बिल गुम हो गया, तो मैं क्या करूँगी, उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास उसको सपोर्ट करने के लिए, ये बताने के लिए कि मैंने ये मशीन खरीदी है 50,000 रुपये की, उसको सपोर्ट करने के लिए मेरे पास कोई भी उसका प्रूफ नहीं है, ना इनवॉइस है ना बिल है। ठीक है, तो उसी चीज़ को रिकॉर्ड किया जाएगा जिसका हमारे पास प्रूफ हो, कोई बिल हो, कोई रिसीट हो, कोई इनवॉइस हो। ठीक है, तो ये बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। और ये इसलिए लेके आते हैं ताकि इसमें पर्सनल बायस ना हो कि अपनी मर्जी से हम कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपनी मर्जी से उसकी वैल्यू इंक्रीज करके लिख रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट ये कहता है। नेक्स्ट 14th कॉन्सेप्ट पे चलते हैं अपन, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन यूजर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, उन सारी इंफॉर्मेशन को हमें लिखना है। सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। फुल डिस्क्लोजर से ये हो जाता है कि सबको पता लगता है कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, लॉस में है, प्रॉफिट में है। तो उस ये सब चीज़ें देखकर क्या करेंगे, इन्वेस्टर हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसको मॉडिफाई कर दिया। इसको मॉडिफाई करके हम मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट लेके आए। ये कॉन्सेप्ट इसका एक्सेप्शन है। हम जब ये फुल डिस्क्लोजर को जब हम फॉलो कर रहे थे तो ये हो रहा था कि हम छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड कर रहे थे, और उससे हमारी जो बुक्स थी वो बल्कि हो गई थी। तो ऐसा ना हो इसलिए हमने क्या किया, इसको मॉडिफाई कर दिया और बोला कि सिर्फ मटेरियलिस्टिक, ओनली मटेरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन को ही हम रिकॉर्ड करेंगे। जो छोटे छोटे एक्सपेंस होते हैं उनको या तो हम लिखेंगे नहीं, या फिर उनको मर्ज करके लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरी ये मोबाइल की दुकान थी। अब क्या होता है कि मेरे पास कस्टमर भी आते हैं, उनको चाय पिलानी पड़ जाती है, तो ये छोटे छोटे खर्चे हो गए। या फिर मेरे स्टाफ है, उनको क्या चाहिए, स्टेशनरी का सामान चाहिए होता है रिकॉर्ड करने के लिए, पेन भी चाहिए होता है बिल बनाने के लिए। तो ये बहुत छोटे छोटे खर्चे होते हैं, इनको हम या तो छोड़ देंगे। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि या तो उनको छोड़ दो या फिर उनको मर्ज करके लिख दो। एक ब्रॉड हेडिंग दे दी हमने, फॉर एग्जाम्पल पेटी एक्सपेंस, छोटे छोटे एक्सपेंस है और उसके अंदर टोटल बता दो कि इतना एक्सपेंस हुआ है हमारा छोटा मोटा। ये मेटलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि छोटे छोटे खर्चों को या तो छोड़ दो या क्लब करके रख दो। अब देखो, मेरी दुकान है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मैं अपने खर्चों को छोड़ दूँ। हर इंसान अपना प्रॉफिट चाहेगा, तो वो नहीं चाहेगा कि जो एक्सपेंस हुआ उनको वो
रिकॉर्ड ना करें, वो हर चीज़ रिकॉर्ड करेगा, तो वो क्या करेगा, क्लब करके रिकॉर्ड कर देगा। तो मैटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट फुल डिस्क्लोजर का एक्सेप्शन होता है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं अपन, कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ये कहता है एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। तो इसको मैं आसान भाषा में समझाऊं तो ये कहता है कि अगर हमें दिख रहा है कि हमारा कोई एक्सपेंस, कोई खर्चा होने वाला है, उसको तो लिख दो उसी वक्त, लेकिन प्रॉफिट को हम तभी लिखेंगे तब वो हो जाएगा। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। ये एक कंपनी आईफोन और ये कोई XYZ मोबाइल कंपनी है। तो XYZ ने आईफोन की अपनी कॉपी निकाल दी और आईफोन ने अपने प्रोडक्ट का पेटेंट करवाया हुआ था। इसका मतलब ये होता है कि जो आईफोन ने प्रोडक्ट लॉन्च किया है उस पर सिर्फ और सिर्फ आईफोन का एक्सक्लूसिव राइट है, कोई और उसको कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, XYZ मोबाइल कंपनी आईफोन के प्रोडक्ट की कॉपी कर लेती है, तो आईफोन इसके अगेंस्ट केस फाइल कर देता है कोर्ट में। तो अब ये दिख रहा है XYZ को पक्का पता है कि मैं केस हारूंगा, और केस हारूंगा तो मुझे मानहानि देनी पड़ेगी आईफोन को। तो अब XYZ क्या करती है, कैलकुलेट करेगी और देखेगी कि यार ये मेरे को लग रहा है कि 200 करोड़ के आसपास का मेरे को नुकसान होने वाला है, मेरे को मानहानि के रूप में आईफोन को देने पड़ेंगे। तो ये उसी वक्त, जिस वक्त इसको लग गया उसी वक्त इसको नोट कर लेगी अपनी बुक्स के अंदर। ठीक है, इसने तो नोट कर लिया, लेट्स से आज 15 सितंबर है, 15 सितंबर को इसने ये चीज़ रिकॉर्ड कर ली, लेकिन अभी केस की वर्डिक्ट नहीं आई है। जब तक केस की वर्डिक्ट नहीं आएगी तब तक आईफोन उसको अपने प्रॉफिट की तरह रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। तो मान लेते हैं कि 20 सितंबर को इसकी वर्डिक्ट आनी है और 20 सितंबर की वर्डिक्ट में आईफोन उस केस को जीत जाता है, तो 20 तारीख को आईफोन लिखेगा कि हाँ मुझे इनकम हो गई, मुझे प्रॉफिट हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि जब तक हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है तब तक हम उसको लिखेंगे नहीं, लेकिन हमें लग रहा है कि इन फ्यूचर मुझे कोई लॉस हो जाएगा तो हम उसको उसी वक्त लिख देंगे। इसका एक एग्जांपल बताते हैं, हम प्रोविजनिंग कर देते हैं। अभी घबराना नहीं है, प्रोविजनिंग क्या होती है क्या नहीं होती है हम आने वाली क्लासेस में अच्छे से पढ़ेंगे। प्रोविजनिंग को मैं आसान भाषा में बताऊँ अभी के लिए, तो ये होता है कि हम एक अलग से गुल्लक बना देते हैं, उसमें हम थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करते रहते हैं ताकि इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत होती है तो इस पैसे को यूज़ कर लें। ठीक है, बहुत बार हम प्रोविजनिंग करते हैं थेफ्ट के लिए, चोरी के लिए, कई बार हम करते हैं फायर के लिए या कोई अदर लॉसेस के लिए या बैड डेट के लिए। बैड डेट क्या होता है कि किसी को मैंने उधारी पे सामान दिया और वो बिना पैसे चुकाए भाग गया। ठीक है, इस केस में मेरे पैसे डूब जाते हैं तो उसको बोलते हैं बैड डेट। तो हम पहले से प्रोविजनिंग करके रख लेते हैं कि यार मुझे लग रहा है कि इन फ्यूचर मेरे से जो उधार लेके गया था कोई इंसान, वो मुझे मेरे पैसे वापस नहीं करेगा, तो उसके लिए हम एक अलग से प्रोविजनिंग बना लेते हैं। ठीक है, और सेकंड चीज़ ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि कोई भी हम सामान खरीद के लाते हैं, कोई भी हमारा जो स्टॉक होता है उसकी दो वैल्यू होती है, एक तो होती है मार्केट प्राइस और एक होता है कॉस्ट प्राइस। मार्केट प्राइस वो प्राइस जिस प्राइस पर मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल है, और कॉस्ट प्राइस वो जिस प्राइस पर मैंने उस सामान को खरीदा है। लेट से कोई प्रोडक्ट है, उसकी मार्केट वैल्यू 60 रुपये है, लेकिन मैंने उसको 40 रुपये में खरीद लिया, तो 60 रुपये तो उसकी मार्केट प्राइस हो गया और 40 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हम स्टॉक को उस प्राइस पर नोट करेंगे जो प्राइस कम होगा, चाहे मार्केट प्राइस कम हो चाहे कॉस्ट प्राइस कम हो। तो इस केस में हम 40 रुपये रिकॉर्ड कर लेंगे। एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको। कोई एक प्रोडक्ट है, उसकी मार्केट वैल्यू 100 रुपये है, लेकिन मेरे पास मजबूरी आ गई और सामने वाले इंसान को ये पता है कि इसकी मजबूरी फंसी हुई है और ये एक ही प्रोडक्ट है। ठीक है, तो वो उसको 150 रुपये में बेचेगा। इसका ना एक एग्जांपल और देके बताती हूँ मैं आपको। लेट्स से मेरे को कोई मेडिसिन है वो चाहिए और वो बहुत ज़रूरी है। मैंने चेक किया, उसका मार्केट प्राइस है 100 रुपये, लेकिन मेरे को पता लगा कि ये सिर्फ एक ही दुकान है जहाँ से मेडिसिन मेरे को मिल जाएगी, और उस मेडिसिन वाले को भी पता है कि ये मेडिसिन सिर्फ मेरे पास है और सामने वाले इंसान की मजबूरी है उसको खरीदना ही खरीदना है। तो ये सोचेगा कि चलो इसको ना मैं 150 रुपये में बेच देता हूँ। इसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू तो 100 रुपये थी ना, तो उसको 150 रुपये में बेच देगा। तो अब जब मैं रिकॉर्ड करूँगी तो मैं उस प्राइस पर रिकॉर्ड करूँगी जो प्राइस कम होगा। तो जैसे मार्केट प्राइस कम था तो मैं इस केस में मैं मार्केट प्राइस पर रिकॉर्ड करूँगी 100 रुपये, और ऊपर वाले केस में मैं 40 रुपये पर रिकॉर्ड करी थी, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर।
तो ये कॉन्सेप्ट पहली बात बोलता है कि अगर हमारा कोई लॉस हो रहा है, हमें लग रहा है कि इन फ्यूचर कोई लॉस होगा, तो उसको अभी रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके लिए अभी से ही प्रोविजनिंग कर लेंगे। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि कोई प्रॉफिट होगा इन फ्यूचर में, तो अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, प्रॉफिट को तभी रिकॉर्ड करेंगे, तब वो हमारा प्रॉफिट हमें मिल जाएगा, ठीक है, एक्चुअल में हो जाएगा। तो एक बात तो ये कह रहा है। सेकंड बात कह रहा है कि जो हमारी स्टॉक होगी, जो हमारे पास गुड्स होंगे, उनको हम उस प्राइस पर नोट करेंगे जो भी प्राइस कम होगा। कौन कौन सा प्राइस होता है? एक मार्केट प्राइस होता है और कॉस्ट प्राइस। इन दोनों प्राइस में से जो भी प्राइस कम होगा उस पर हम उसको नोट डाउन कर लेंगे। देखो, जो अभी हमने ये सारे प्रिंसिपल्स पढ़े हैं 16 के 16, इसमें से कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बोलते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वो होते हैं जिनको हमें फॉलो करना ही होता है। तो वो 3 प्रिंसिपल होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। मैंने इसको याद करने की ट्रिक लगाई थी, CAG, कैग कैग करके याद किया था। C से कंसिस्टेंसी, A से एक्यूरल और G से गोइंग कंसर्न। ये कहता है जब भी हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये तीनों प्रिंसिपल हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, वहां पर मैंने इनको डिटेल में कवर किया है, आप वहां देख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, देखो कुछ आइडिया ले लेते हैं, कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं हम। देखो, मान लेते हैं ये मेरी दुकान है ग्रोसरी की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेली ट्रांजेक्शन कर रही हूँ, कैश में भी ट्रांजेक्शन कर रही हूँ और क्रेडिट पर भी। क्रेडिट बोले तो बताया था ना मैंने, उधार। मान लेते हैं 1 सितंबर को XYZ आता है और मुझसे क्रेडिट पर सामान खरीद के ले जाता है, मैं ये नोट कर लेती हूँ। फिर उसी तारीख को 1 तारीख को ABC आता है और वो भी सामान खरीद कर चला जाता है क्रेडिट पर, मैंने वो भी नोट कर लिया। अब क्या होता है, नेक्स्ट डे 2 सितंबर को फिर से XYZ आता है और सामान ले जाता है क्रेडिट पर, ठीक है। ABC आता है, फिर कोई मिस्टर Y आ जाएगा, मिस्टर शर्मा आ जाते हैं, ठीक है। फिर 3 सितंबर को फिर से XYZ आता है, सामान ले जाता है, ABC आता है, सामान ले जाता है। तो ऐसे करके मैंने एक अपनी बुक बनाई है जिसके अंदर मैं डेट वाइज सारी की सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो जिस बुक के अंदर मैं डेट वाइज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रही हूँ उसको मैं बोल दूंगी, उस बुक का नाम मैंने रख दिया जर्नल। देखो, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, अभी आपके सामने मैंने नाम इंट्रोड्यूस किया है ताकि जब हम जर्नल वाला चैप्टर पढ़े तो आपको इजीली समझ आ जाए। तो अभी बस हम नाम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मैंने क्या किया, एक बुक बनाई और उसमें डेट वाइज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी। तो उस बुक का नाम मैंने रख दिया जर्नल, जहाँ पर मैंने डेट वाइज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी है हर इंसान की, ठीक है। अब क्या होता है, मान लेते हैं दिवाली का सीजन है और मेरी दुकान पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। उसी वक्त XYZ आता है और कहता है कि भाई मेरा पूरा का पूरा हिसाब बता दो, मेरे को आपको कितने रुपए देने हैं। और उसी वक्त आ जाता है ABC, वो भी कहता है कि मेरा भी हिसाब बता दो। अब क्या होता है, मैंने तो इसको डेट वाइज लिखा हुआ है, तो मैं इस बुक को खोलती हूँ, देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ XYZ ABC। तो ऐसे मेरे को बहुत टाइम लग रहा है, तो मैं क्या कहती हूँ इन दोनों को कि ऐसा करना, आप कल आना मेरे पास, कल मैं आपको पूरा हिसाब आपका बता दूंगी। अब मैं क्या करती हूँ, शाम को जब मैं घर जाती हूँ तो ये जर्नल को अपने साथ ले जाती हूँ। जर्नल बुक कौन सी, जिसमें मैंने डेट वाइज नोट किया हुआ है सारी ट्रांजेक्शन को, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि यार ऐसे तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा देखने में, मैं एक एक दिन की ट्रांजेक्शन देखूंगी, उसमें XY का नाम ढूंढूंगी और फिर मैं उसको बताऊंगी कि तेरे ये उधार था। तो मैं क्या करती हूँ, अपना काम ईजी करने के लिए एक पेज खोलती हूँ और उस पेज पर मैं नाम लिख देती हूँ XYZ का। XYZ कब कब मेरे से सामान लेके गए, तो मैं लिख देती हूँ कि 1 सितंबर को आया था और वो सामान लेके गया था, फिर 2 को आया, फिर 3 को आया। तो इस पेज पर मैंने सिर्फ और सिर्फ किसका अकाउंट बनाया, XYZ का, एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाया एक पर्सन का, और उसमें उसी से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन को नोट कर दिया। और फिर सेम दूसरा पेज ओपन करती हूँ मैं और उसमें ABC का अकाउंट बना देती हूँ और उसमें ABC से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन नोट कर देती हूँ। तो जब मैं हर इंसान का अलग अलग अकाउंट बनाऊंगी तो उस बुक का नाम मैं रख दूंगी लेजर। क्या नाम रख दूंगी, लेजर। हर एक इंसान का हर एक चीज़ का अलग अकाउंट होगा, सेपरेट अकाउंट होगा, उसमें सिर्फ उसी से रिलेटेड चीज़ होगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जर्नल बनाई थी। जर्नल में मैंने क्या किया था, डेट वाइज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की थी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, लेजर बनाई। लेजर में क्या किया, सेपरेट कर दिया अकाउंट को, कि XYZ का अलग अकाउंट बना दिया, ABC का अलग बना दिया, परचेज कोई मैंने खुद सामान परचेज किया उसका अलग अकाउंट बना दिया, ठीक है। तो लेजर के अंदर क्या कर दिया, सबके अकाउंट को जर्नल में से मैंने सेपरेट कर दिया। तो लेजर से मुझे पता लग गया कि XYZ का 50 रुपए की उधारी है मेरे पे। तो मैं क्या करूंगी, अब मुझे बार बार इस बुक को भी नहीं देखना है कि बार बार इस मोटी सी बुक को खोलूंगी, फिर XYZ का नाम ढूंढूंगी, XYZ का डिटेल बताऊंगी कि हाँ तेरे 50,000 रुपये उधारी हैं।
तो मैं एक अलग पेज लूँगी और उस पर लिख दूँगी ट्रायल बैलेंस। और इस ट्रायल बैलेंस में जिसके जैसे XYZ का सिर्फ 50,000 रुपये थे तो XYZ का नाम लिखूंगी और उसके सामने लिख दूंगी 50,000 रुपये। ऐसे ही ABC लिखूंगी और ABC का लिख दूंगी कि उसके 40,000 रुपये उधार हैं। तो ट्रायल बैलेंस में क्या किया, जो इसके जो फाइनल बैलेंस था कि किसको कितने पैसे देने हैं कितने लेने हैं, उसका फाइनल बैलेंस मैंने ट्रायल बैलेंस में एक जगह लिख दिया। अभी हमने जर्नल देखी, लेजर देखी, ट्रायल बैलेंस देखा। अब हम आगे चलते हैं। इस जो ये मैंने ये बताई है फ्लो चार्ट, इसको भी हम आगे और ले जाएंगे लेकिन आने वाली क्लास में। इसके बाद जैसे हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे, P&L होता है, उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, ये सारी चीज़ आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। जब हम कल वाली क्लास स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद हम अपनी मेन टॉपिक पर आएंगे। अब हम कुछ टर्म्स देखने वाले हैं। पहली टर्म है बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होती है जिसमें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, वो एक्टिविटी जिसमें हम गुड्स एंड सर्विस को दें और उसके बदले हमें क्या मिल जाए, पैसे मिल जाए। तो उन एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो एग्जांपल बताती हूँ मैं एक। हमारा घर है, हमारे घर में हमारी मम्मी काम कर रही होती है, वो हमें गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, खाना बना के दे रही है, कपड़े धो रही है हमारे, लेकिन उसके बदले उनको कोई पैसा नहीं मिल रहा। तो ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाई जाएगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वही कहलाई जाएगी जिसमें पैसे का लेन देन हो सर्विस प्रोवाइड करवाने में। जैसे हमारे पापा बाहर काम करके आते हैं, उनको क्या मिलता है, उसके बदले सैलरी मिलती है, तो ये एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाई जाएगी। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन वो होती है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाती है। फाइनेंशियल पोजीशन अभी के लिए समझो कि हमारी असेट कितनी है और हमारी लायबिलिटी कितनी है और हमारी कैपिटल कितनी है, ये चीज़ें चेंज होती हो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही समझ लेते हैं फाइनेंशियल पोजीशन को, आने वाली क्लास में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अब फीचर्स देखते हैं। पहला फीचर क्या होगा बिजनेस ट्रांजैक्शन में, कि कोई ना कोई गुड और सर्विस का ट्रांसफ़र हो रहा होगा और उसके बदले हमें क्या मिल रहा होगा, पैसे मिल रहे होंगे। और ये कैसे, जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे रिकॉर्ड कर रहे होंगे, डुअल एस्पेक्ट फॉलो करके, कि एक साइड डेबिट लिखेंगे एक साइड क्रेडिट लिखेंगे। ठीक है, अभी आने वाली क्लास में ये भी देखेंगे। इससे क्या होगा, जब हम ये ट्रांजैक्शन हो रही होगी, पैसे आ रहे होंगे पैसे जा रहे होंगे, तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाएगी। फाइनेंशियल पोजीशन जैसे एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। आई परचेज्ड मोबाइल वर्थ 50,000। तो इसमें क्या चीज़ हो रही है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसे चेंज हो रही है। पहले मेरे पास क्या थे, कुछ पैसे थे, मैंने मोबाइल ख़रीदा, मोबाइल ख़रीदने से मेरे 50,000 रुपये कम हो गए और एक मोबाइल इंक्रीज़ हो गया। तो एक चीज़ घट रही है और एक चीज़ बढ़ रही है। ठीक है, तो ये होती है फाइनेंशियल पोजीशन, इस तरह से चेंज होती है। ये मैंने अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताया, आने वाली क्लास में इसको बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अकाउंट। अकाउंट मैंने अभी बताया था ना आपको लेजर पढ़ते वक्त, कि हर एक आइटम हर एक पर्सन का एक पर्टिकुलर अकाउंट होगा। कि एक पेज बताया था ना कि एक पेज पर सिर्फ मैं XYZ का अकाउंट बनाऊंगी, उसमें देखूंगी कि उसने कौन कौन सी ट्रांजैक्शन की है, सिर्फ वही होगा। और एक तरफ मैं परचेज़ का अकाउंट बना दूंगी जिसमें मैंने जो जो चीज़ें परचेज़ की है सिर्फ वही चीज़ें आएंगी। एक पेज पर मैं लिख दूंगी कैश, उसमें वही चीज़ लिखूंगी जो चीज़ मैंने कैश में खरीदी या बेची है। ठीक है, तो ये होता है अकाउंट। अकाउंट क्या होता है कि रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। हर एक इंसान का हर एक आइटम का अलग अलग अकाउंट बना लेते हैं, उसको बोलते हैं अकाउंट। नेक्स्ट हम असेट देखते हैं। ये वो आइटम होते हैं जिनको हम रीसेल के पर्पज से नहीं खरीदते हैं, ये हमारे बिजनेस में होते हैं और ये हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बताऊं, मेरी मोबाइल की दुकान थी, तो मेरा जो मेन बिजनेस था वो मोबाइल खरीदना और बेचना था, लेकिन मेरी दुकान में कंप्यूटर भी होगा, फर्नीचर भी होगा। तो इस केस में जो कंप्यूटर होगा वो मेरी असेट हो जाएगी, क्योंकि उसको मैं रीसेल के पर्पज से नहीं खरीद के लेके आई हूँ। ये मेरी प्रॉपर्टी होगी और ये मेरे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करने में हेल्प करेगी और ये मेरे बिजनेस को एक्स्ट्रा बेनिफिट लेने में हेल्प करेगी। देखो मैं इसका एक एग्जांपल बताती हूँ। लेट्स से मेरी दुकान में पहले मोबाइल्स को लेमिनेट किया जाता था मैन्युअली, लेकिन अब मैंने एक मशीन खरीद ली। अब वो मशीन क्या कर रही है, कम टाइम में ज़्यादा फ़ोन को लेमिनेट कर रही है और उसकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो इससे क्या होगा, मेरी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये एसेट क्या है, मेरी बिजनेस की खुद की प्रॉपर्टी है, इनको मैं कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, अब इसके हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहला नॉन करंट असेट, ये वो असेट होते हैं जो हमारे बिजनेस में गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, लेकिन इनको हम रीसेल के पर्पज से नहीं खरीद के लाते हैं। जैसे मशीन, कंप्यूटर, बिल्डिंग,
लैंड पर ही तो मैं अपने गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस कर रही हूँ। मशीन है, मशीन की हेल्प से मैं गुड्स सर्विस प्रोड्यूस कर रही हूँ। कंप्यूटर कैसे हेल्प करेगा, जो भी डेटा होगा उसको मैं डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में सेव करके रख रही हूँ। ठीक है, तो ये नॉन करंट असेट होते हैं, द असेट विच हेल्ड इन बिजनेस फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस। ओके, उसके बाद हम देखते हैं सेकंड, फिक्स्ड असेट। फिक्स असेट वो होते हैं जो मेरे बिजनेस में 1 साल से ज़्यादा के लिए होते हैं, जैसे बिल्डिंग है, लैंड है, मशीन है। ये सारी चीज़ें मैं लॉन्ग टर्म में अपने बिजनेस में रखने वाली हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैंने आज मशीन खरीदी, उसको 2 महीने बाद बेच दूंगी, 3 महीने बाद बेच दूंगी, ऐसा नहीं होता है। फिक्स असेट वो होते हैं जो 1 साल से ज़्यादा के लिए मेरे बिजनेस में है। ओके, उसके बाद देखते हैं करंट असेट। करंट असेट वो असेट होते हैं जो हमारे बिजनेस में 1 साल से कम के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश। कैश का क्या है, आज कैश है, कोई सामान खरीद लिया, कैश चला गया। कैश क्या है, मेरा एक असेट है, तो ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, मेरे बिजनेस से जा भी रहा है और आ भी रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं करंट असेट। इसी तरह डेटर होते हैं, तो डेटर को हम नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं टेंजिबल असेट और इंटेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट वो होते हैं जिनको मैं देख सकती हूँ और जिनको मैं छू सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर को मैं टच भी कर सकती हूँ, देख भी सकती हूँ कि हाँ ये चेयर है, ये टेबल है। और कुछ असेट ऐसे होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, उनको बोलते हैं इंटेंजिबल। इसका मैं एग्जाम्पल देके बताती हूँ आपको, वेट। मान लेते हैं मेरी एक हल्दीराम की दुकान है और मेरे को इस दुकान को बेचना है, और मैं देखती हूँ कि मेरी दुकान में 5 करोड़ का सामान रखा हुआ है, जिसमें गुड्स भी आ गए। गुड्स बोले तो वो सामान, वो आइटम जिसको मैं रीसेल के पर्पज़ से लेके आई हूँ, जिसका मेरा मेन बिजनेस होता है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, नमकीन हो जाएगी, मिठाई हो जाएगी, और इसके अलावा कुछ असेट भी होंगे, फर्नीचर होगा, टेबल, चेयर। तो ये देखती हूँ कि मेरा इसमें 5 करोड़ रुपए का सामान अभी रखा हुआ है। तो अब क्या होता है, मिस्टर XYZ आता है और वो कहता है कि मैं आपकी दुकान खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ। तो मैं उसको बताती हूँ कि मेरी दुकान की कीमत है 8 करोड़ रुपए। तो XYZ कहता है कि मेरे को जितना लग रहा है आपका सामान देखकर ये लगभग 5 करोड़ का होगा, तो आप मुझसे एक्स्ट्रा रुपए चार्ज क्यों कर रहे हो। फिर मैं उसको बताऊंगी, देख जो सामान तेरे को दिख रहा है वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक असेट ऐसा है, एक सामान ऐसा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो है मेरी दुकान की गुडविल। अगर मैं आपके सामने एक लोकल नमकीन रखी हुई है और एक हल्दीराम की नमकीन है, तो कोई भी इंसान होगा वो हमेशा हल्दीराम की तरफ जाएगा, क्योंकि हल्दीराम अपने आप में क्या है, ब्रांड है, उसने एक अपनी गुडविल कमा ली है। ठीक है, तो ये जो 3 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा हैं वो मेरी गुडविल के हैं। सो अभी देखा, गुडविल क्या है, एक असेट है, हमारी प्रॉपर्टी है, और ये हमें बेनिफिट दे रही है, एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रही है। जैसे 5 करोड़ का सामान था, लेकिन 3 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा हमें अपनी इस गुडविल की वजह से मिल रहे हैं। वो असेट जिनको हम छू नहीं सकते, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो हमारे बिजनेस में एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं। नेक्स्ट है फिक्टिशियस असेट और नॉमिनल असेट। ये एक्चुअल में कोई असेट नहीं होते हैं, ये हमारा एक एक्सपेंस होता है। ये इतना बड़ा एक्सपेंस होता है कि हम इसको एक साथ ना लिखकर आने वाले सालों में डिवाइड करके लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक स्टोर ओपन किया है आईफोन का, तो आईफोन का स्टोर ओपन करने के लिए मैं बहुत सी एडवर्टीजमेंट दूंगी, कुछ बैनर्स लगाऊंगी। तो बैनर्स का तो ये है कि 1-1 घंटे का, 1-1 दिन का 1-1 लाख रुपए चार्ज कर लेते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक बैनर से काम चल जाएंगे, मेरे को कम से कम 10-15 बैनर्स तो लगवाने पड़ेंगे। उसके अलावा मुझे सोशल मीडिया के थ्रू भी एड्स देनी पड़ेंगी, टीवी में भी एड्स देनी पड़ेंगी, न्यूज़ में भी एड्स देनी पड़ेगी, और ये मेरे को बहुत मोटा खर्चा पड़ता है। तो मेरा एडवर्टीजमेंट का खर्चा 10 करोड़ रुपए हो गए। तो अगर एकदम से मैं इसको 10 करोड़ को एक्सपेंस दिखा दूंगी, तो कोई भी मेरी बैलेंस शीट को देखेगा तो यही कहेगा कि इसके तो एक्सपेंस ही इतने ज़्यादा हैं, और फिर कोई भी मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो मैं क्या करती हूँ, इन 10 करोड़ रुपए को मैं एक बार में ही ना लिख के अलग अलग सालों में थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके इसको लिख देती हूँ। तो ये होते हैं फिक्टिशियस असेट। ये रियली में एसेट नहीं होते, ये बहुत बड़ा हमारा एक्सपेंस होता है, जिनको हम अभी तक लिखे नहीं है, इनको आने वाले सालों में लिखकर बंद कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी वो होती है जिसमें फर्म लाइबल होती है आउटसाइडर को पे करने के लिए, जिसमें बिजनेस को पे करना होता है। आसान भाषा में बताऊं तो लाइबिलिटी एक तरह की बिजनेस के ऊपर उधारी है, सर पर खड़ी रहेगी जब तक हम इसको पे नहीं करेंगे। ठीक है, ये रिमाइंड कराती रहेगी कि आपको पेमेंट करनी है, आपको पेमेंट करनी है। ये एक तरह का डेट होता है, डेट बोले तो उधार होता है, जिसको हमें क्रेडिटर को देना होता है। क्रेडिटर क्या होते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे। इसकी भी क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहली इंटरनल लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी जिसमें बिजनेस ओनर को पे करने के लिए लायबल है। ओनर जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा, यानी कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, तो बिजनेस उस कैपिटल के बदले उसको इंटरेस्ट देता रहेगा। तो ये क्या हुआ, एक तरह की लाइबिलिटी है, और ये इंटरनल लाइबिलिटी क्यों, क्योंकि ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड ही इंसान को हम पे कर रहे हैं।
उसके बाद आता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी जिसको हमें बाहर वालों को पे करनी है। जैसे लोन, लोन कहाँ से ले रहे हैं हम? बैंक से ले रहे हैं। क्या बैंक हमारी फर्म का हिस्सा है? क्या हमारे बिजनेस का हिस्सा है? नहीं, वो एक आउटसाइडर है। और जो लाइबिलिटी हम आउटसाइडर को पे करेंगे वो होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब देखते हैं करंट लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी जिसको हमें नियर फ्यूचर में पे करना हो। नियर फ्यूचर बोले तो 1 साल के अंदर पे करना हो। जैसे क्रेडिटर है, किसी से हम सामान उधारी पे खरीदते हैं तो वो 10-15 साल के लिए उधारी पे नहीं खरीदते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। तो करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जो हमें 1 साल के अंदर पे करनी है। ठीक है, सेम शॉर्ट टर्म लोन, कोई हमने लोन ले लिया, किसी से उधार ले लिया 5-6 महीनों के लिए है। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म और नॉन करंट लाइबिलिटी, इसको हमें 1 साल के बाद पे करना होता है। जैसे बैंक से लोन लेते हैं, 20 करोड़ रुपए का लोन लिया है, तो ये तो है नहीं कि 2 महीने के अंदर ही हमें पे करना है। ये जो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं ये 1 साल के बाद पे करने होते हैं। जनरली ये होते हैं 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद। तो ये हो गई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ओके यार, वीडियो लग रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो आज के लिए ना हम छोटी रखने वाले हैं इस वीडियो को। तो आज के लिए हम इतना ही करने वाले हैं। वैसे तो मैंने सोचा था कि थोड़ा सा और पढ़ा लेंगे, लेकिन इनको समझाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इनको कल की वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।